ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारे आदरणीय छाबरा साहब और सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं पहले प्रणाम करता हूं और आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे 2-3 बात अच्छी जो अभी सीखने को मिली है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल रहा हूं। जब मैं 1984 में जिस दिन 2 अक्टूबर 1984 में मुझे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और जैल सिंह ने सी ऑफ किया था एक पदयात्रा के लिए राजघाट से साबरमती आश्रम, तब शाम को मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पीढ़ पत्रकार ने, क्योंकि मेरा इतना सारा उस दिन टीवी में आ रहा था और मैं गांव का एक छोटा सा लड़का, जैसे सुबह में मैं कुछ नहीं था और शाम को मुझे पूरी दुनिया जान रही है, तो मुझे भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया सर। लेकिन तब मुझे जो चीज़ बताया था टाइम्स ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट ने कि आपका कोई मंत्र है, यानी आप इतना मेहनत करने जा रहे हो, तब मैंने कहा था कि मेरा मंत्र है युवा देवो भव। क्या था मंत्र? रिस्पेक्ट द यंगस्टर्स। तब मुझे लगा था कि उनको खुश होंगे, लेकिन वो बड़े दुखी हो गए और मुझे बोल रहे कि आप अपने आप युवा है ना, तो आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए युवा देव, राष्ट्रपति बड़ा प्रधान आपको छोड़ने आ रहे तो आप अपने आप को। तो मुझे ना एक आघात लग गया कि मैं हृदय से बोल रहा हूँ और इतने बड़े आदमी हैं, मैं छोटा सा हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बोला था कि नेवर रिएक्ट। कोई बोले तो आप एकदम रिएक्ट मत करो, थोड़ा सा पॉज करो, स्टॉप लुक एंड गो। हर चौराहे पे है वो मेरा फंडामेंटल मैनेजमेंट का भी स्पिरिट है कि कोई काम आता है तो थोड़ा रुक जाइए, फिर उसको समझिए एंड देन गो। तब मैंने हृदय से जब रुका तो मेरे आत्मा से एक आवाज़ आई और मैंने वो साहब को बताया कि सर जैसे जैसे मैं बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, उस सेंटेंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बोला द मोर आई बिकम ओल्ड द मोर रिस्पेक्ट विल फ्लो टू द यंगस्टर्स। और मुझे खुशी है कि वो दिन जब मैंने शब्द बोला था तो आज भी मैं युवाओं की सेवा करने के लिए तत्पर है पाया। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो मैंने अभी लंबा ना बोलने के लिए मैं 3-4 चीज जो बातें हुई उसका सार आ जाए। स्वामी विवेकानंद कहते आई वॉन्ट फ्यू मैन एंड विमेन दोज हु आर प्योर एंड सेल्फलेस, आई कैन चेंज द होल यूनिवर्स। अभी दूसरी बात हुई है यहाँ से यहाँ आने की और यहाँ से वहाँ जाने की। मैं कहता हूँ हमें जहाँ है वहीं से शुरुआत करनी है। यहाँ और यहाँ जो डिफरेंस है अच्छी बात है, वो कहने का मतलब है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मैं यह कहूँगा कि जहाँ हो, विवेकानंद क्या कहते, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप ही भाग्य विधाता है। फर्स्ट प्ले द फुटबॉल एंड देन रीड गीता। हैव द मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। तो आज प्लास्टिक एज है, कोई छोटा सा कुछ बोलता है तो हमारा मूड बिगड़ जाता है, मुझे ऐसा क्यों कहा। तो गोल्डन एज थी तो सोने जैसा विचार और सात्विकता रहती थी। फिर कॉपर एज आई तो थोड़ा उसको साफ सफाई करके चमक लाई गई। फिर उसके बाद पित्तल आया, फिर लोहा आया और आज प्लास्टिक है। तो हम बार बार जो जीवन है उसमें बार बार हमारे मूड वेरिएशन हो रहे, कभी डिप्रेस हो रहे, कभी कंप्लेन कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो
उसकी वजह से विवेकानंद कहते हैं हैव द मसल्स ऑफ आयरन। आपके जो स्नायु है वो लोहे जैसे होने चाहिए। एंड उसके बाद जो हमारी तंत्र है वो यानी स्टील जैसा होना चाहिए। तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है। ईच बॉडी, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हम और आप सब में वही तत्व है जो तत्व पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। हम कहीं बाहर है ही नहीं, हम पार्ट ऑफ बॉडी इज ए मिनिएचर कॉस्मोस। तो मैं अभी अंत में आपको एक बात कह देता हूँ, क्योंकि समय बहुत हुआ है। मेरे जीवन की एक अच्छी कहानी आपको बता देता हूँ कि यहाँ सबने बताया ना कि जैसे हमारे जो साहब ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप, तो MBA में भी आता ही है कि यू कैन नॉट ईट एलिफेंट एट वन गो बट यू कैन ईट एलिफेंट पीस बाय पीस। कहने का मतलब बहुत अच्छा था कि एक स्टेप तो एक ही होता है ना, चढ़ाई ऊपर होती है लेकिन स्टेप तो हम चढ़ ही सकते हैं। तो मेरे जीवन में जब मैं एक नीलगिरी वॉक कर रहा था कोयम्बतूर से बैंगलोर, उसमें पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मुझे चलने का मन हुआ। तो मुझे मना किया गया कि आप शेर के बीच में, हाथियों के बीच में, और घना जंगल है, बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट, अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मैंने कहा कि मैंने सारी पद यात्रा कर ली है पूरे भारत में, कुछ बाकी नहीं, अब एक जंगल में मुझे चलना, खुले चलना है। तो बोला कि आप सचमुच अब आत्महत्या करना चाहते हो क्या, मर जाना चाहते हो? तो ऐसा करना चाहते हो? नहीं, मुझे बोले चलना है। फिर मुझे बहुत ट्रेनिंग दिया गया IAFS चित्रापू साहब ने कि ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हम भी बार्ड जीप में जाते हैं, जंगल में जाते हैं ना, तो हमारी ड्यूटीज़ करने के लिए हम जाते हैं, लेकिन आपको चलना ही है। तो मैंने उस समय बताया था, तो उन्होंने मुझे एक टिप दी जो इसका पूरा सारांश है कि जब आप जंगल में चलो तो कैट वॉक करना है, यानी आपके पैरों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नॉइस नहीं आनी चाहिए। दूसरा, आप हरे सफ़ेद यानी सफ़ेद लाल पीले कोई कपड़े नहीं पहनना है, आपको कैमोफ्लेजिंग यानी ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं। दूसरा कि आप जब कुछ खाते हो तो उसमें ऐसी कोई सुगंध जो है वो खाना भी नहीं खाना है, नहीं तो प्राणी अट्रैक्ट होता है। और अंत में बताया कि आप अगर कोई फल या कोई चीज़ खाते हो और आपको कहीं कट लग जाता है तो आपके अंदर खून आएगा, तो उससे भी एनिमल अट्रैक्ट होते हैं और आप पर शिकार करने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते मैंने चलना शुरू किया, बड़ी हिम्मत हुई। लेकिन उन्होंने बताया था कि जब हाथी आपको अकेले में मिलते हैं, दो पति पत्नी सब, तो आपको कोई चिंता नहीं करना, जस्ट बी केयरफुल। लेकिन अगर आपको हाथी परिवार के साथ मिलता है, जैसे उनके बच्चे भी जिसको हम अप्पू कहते हैं हाथी के लिए, अगर वो सब है तो बी वेरी कॉशियस, आप उनके नज़दीक मत जाना। वो बच्चे कहीं आपको आएंगे मिलने तो आप मर सकते हैं। और तीसरा कहा था कि अकेला हाथी अगर जंगल में मिल जाए तो काल का भी महाकाल है, आप बच नहीं सकते, इतना पागल होता है अकेला हाथी। तो मेरे जीवन में सब कुछ हो गया। पहले दिन मैंने चला, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो सुबह में मुझे 85 से ज़्यादा हिरन दिखे, हिरन। तो देखने में बड़ा सुहावना लग रहा था और बड़ा आनंद भी दे रहा था, सुबह का समय था। तो हिरन आगे आगे जा रहे, हम जैसे चलते वो पीछे से धीरे से देखते हैं और इतना सुंदर दृश्य, बड़ा खुश हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे आगे गए तो कुछ 15-20 हाथी का पूरा परिवार रास्ता रोक के बैठा हुआ है। तो अब तो जा नहीं सकते हम वहाँ से, तो थोड़ी देर रुके रहे, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन आगे भी बढ़ना है। तो अंदर से विचार है कि कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो वो भी पार कर लिया अच्छी तरह से, यानी कुछ आइडिया लगाया, कुछ दिमाग लगा के। लेकिन अब मैंने बोलने लगा कि एक जो सबसे काल का महाकाल, वो तो अभी दिखता ही नहीं है, उसको भी तो देखना चाहिए ना। तो मैंने गाने लगा अंदर मन में कि आई वॉन्ट टू सी वेरी वेरी ह्यूज ब्लैक जम्बो, वो काल महाकाल का मुझे दर्शन करना है।
और कुदरत का करना, भगवान ने तथास्तु का और वो काला सामने आ गया। और जब आया और जब वो शरीर कांपने लगा और क्या करे अब कुछ पता ही नहीं लग रहा है, तब जाके ये इसलिए बता रहा हूँ, इधर से उधर की बात है ना, वो एक बड़े संगीन, यानी उसकी जो कविता है उसमें है। तो जब हमने देखा कि अब क्या करें, हम मिलिट्री के आदमी हैं, हमें जो मीग और हमारी जो स्पीड है विमान की 800-900 नॉटिकल माइल, उतनी शार्प हमारी दृष्टि भी होनी चाहिए। तो हमने देखा कि वो जो रास्ता है उसके नीचे ह्यूम पाइप यानी सीमेंट की पाइप थी पानी जाने के लिए। तो मैंने, मेरे दोस्त था मेरे साथ एक जेट, तो ऐसे इशारा किया कि हम अंदर चले जाओ और कोई बचाने वाला है ही नहीं हमको। और वो जम्बो तो माल काल महाकाल क्या है वो आपको दिखाए, हम अंदर चले गए। अब सांस इतनी जोर से चल रही थी कि कोई भी फिजिशियन अगर हमारी सांस ले तो इटरनली जाएगी, इतनी सांस चल रही थी अंदर। एक तरह सब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग है तो अपने आप कुछ आता है क्योंकि हमें जिंदा रहना है। लेकिन अंदर गए, थोड़ी सांस हुई। अब यहाँ से जो एलिफेंट है ना, वो ऐसे करके ऐसे करता है तो एक पेड़ गिरता है, और पेड़ गिरता है ना तो आवाज़ आती कर, ऐसे पेड़ गिरता, और उससे वो और पागल होता है तो वो दूसरी तरफ करता है। यानी वो काल ऐसा दिखने लगा कि भाई हम तो छोटे हैं ये, और बाद में सोचा अंदर तो नहीं आ जाएगा, लेकिन अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन धड़कनें बहुत तेज थी। अब उसको देखने के बाद मुझे दिल में आया कि मेरे हाथ में कैमरा रहता था, मैंने एक फ़ोटो ले लो। मेरा दोस्त अंदर से बोल रहा है ऐसे भी मरने पड़े क्यों पंगा लेते। तो मैंने उसका मान रखा क्योंकि वो पहली बार आया था। मैं बोला सही बात है, रख दिया मैंने। और बाद में मैंने नीचे देखा तो सांप की सारी स्किन पड़ी जिसके ऊपर हम सोए हुए। तो भागवत की जो बातें हैं ना, आपको 2 चूहे की वो बाद में सुनना, लेकिन यहाँ रियलिटी हुई है। अब नीचे देखा तो सांप के दर है, बाहर देखो तो काल का महाकाल है, अंदर भी महाकाल है। अब कहाँ जाए बताओ, अब कहाँ जाए? जो आप सब सुन रहे हो ना, ये एकदम रियल स्टोरी कह रहा हूँ। अच्छी तरह से भी कभी आपको बताऊंगा, लेकिन आज शॉर्ट में कह रहा हूँ। जब ये पूर्णाहुति हो गई, हम बच गए कोई कारण से, वो बाद में कभी सुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद हम निकले, धीरे धीरे कैट वॉक करे, वो आई वॉन्ट टू सी सब मेल्ट हो गया, हो गया। अब तो ऐसा है कि भगवान यहाँ से तू बाहर निकाल दे, बस इतना हो जाए काफ़ी है। और हम निकले तब अंदर से कविता है, वो ट्रबल यानी जिसको हम कहते हैं ना तकलीफें हमारे जीवन में आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उससे कैसे टैकल करें। वो ट्रबल, यू डिस्टर्ब एनीबडी एनी टाइम एट एनी प्लेस, यानी तकलीफ हमें आती है तो कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है, हम भी हो जाते हैं, आप भी हो जाएंगे। वो ट्रबल, यू डिस्टर्ब एनीबडी एनी टाइम एट एनी प्लेस, इवन यू सक द ब्लड ऑफ द माइटीएस्ट। तुम महाशक्तिशालियों का भी खून पी है। तकलीफ आती है ना तो किसी को नहीं छोड़ती है। तो मैं सोच रहा था कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पदयात्री हूँ, इतने भारत की कर ली, वॉकमैन, हीरो ऑफ द एयरफोर्स, बहुत सारे पद मिले थे, लेकिन मेरी हवा पूरी निकल गई थी। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कुछ काम नहीं लगे, कोई अवार्ड भी काम नहीं लगे। तब ये चीज़ अंदर से निकली है, इवन यू सक द ब्लड ऑफ द माइटीएस्ट। जो महाशक्तिशाली होता है ना, उसको भी तकलीफ परेशानी नहीं, शायद वो बहुत डरावना दुख भी दे सकती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ओ ट्रबल व्हेन आई मेक फ्रेंडशिप विथ यू, ओ ट्रबल व्हेन आई मेक फ्रेंडशिप विथ यू, यू आर ऑल अलाइव टू मेक द स्पिरिट डबल। और उस समय वो ट्रबल को मैंने कहा था, ओ माय डियर डार्लिंग ट्रबल। मैंने बोला अभी पत्नी को भी कभी डार्लिंग नहीं बोला था, लेकिन उसको बोलना पड़ा कि वो डियर डार्लिंग ट्रबल। तो आप सोच सकते हो कि जो ट्रबल और प्रॉब्लम से वो आप अच्छी तरह से समझना, दे आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ द लाइफ। व्हेन ट्रबल कम्स, लेट इट कम, try and you will find the treasure of life. When problem comes, let it
let it come. Process, process and process. You will find the peace and prosperity of life. So troubles and problems are our raw materials. Never afraid, never fear. ये जो 7 लोगों ने सबने कहा है, उनकी सम्मति के साथ कहता हूँ, हम बैठे हैं आनंद आश्रम। अभी मैंने बताया विपिन भाई को कि पहले आश्रम यानी पर्णकुटी होती थी। एक ऋषि होंगे दाढ़ी वाले, माला पहनी होंगी, ध्यानस्थ होंगे, लेकिन मैंने बोला अभी नया जमाना है, आश्रम भी ऐसे होने जरूर है। और ये चीज मैंने आज नहीं कलाम साहब जब राष्ट्रपति बने उनसे मेरा बहुत नाता था, मैंने उनसे बहुत काम किया है। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी कि राजू आपको 2 करोड़ पेड़ बोना है। यानी मैं कलाम साहब को प्रणाम करता हूँ, उनकी प्रेरणा की वजह से मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ। वो चले गए लेकिन उनकी आत्मा हमारे में धबक रही है कि हम 2 करोड़ पेड़ बोएंगे। और उस महानुभाव, क्योंकि वो ही कहते थे टू थिंक स्मॉल इन ए टाइम, तो हमें कभी कम नहीं सोचना। लास्टली आज जो आनंद आश्रम ने एक पवित्र कार्य किया है वो है सेवा। सेवा धर्मो परम गहनो, यानी दान देना आसान है, किसी को मदद करना आसान है, किसी के साथ रहना आसान है, लेकिन सेवा करना बहुत गहन है। सेवा धर्मो परम गहनो, ये शास्त्र कहता है, वैराग्य शतक कहता है, सेव्य धातु से सेवा आता है। तो ये सेवा जो हो रही है ना, वो क्या कर रही है? यहाँ प्रेम है, करुणा है, मैत्री है। कोई देने वाला और साहब ने कह दिया देनहार जो है उसकी आंख नीची है। तो मैंने अभी सोचा और पूछ लिया गूगल को कि साहब पूछ रहे कि ये किसका है, तो मैंने जानने की कोशिश कर ली कि वो शब्द किसने लिखे हैं। तो उसमें से जवाब मिला है मुझे कि ये शब्द आपने सब पूछा था ना, तो ये शब्द है यहाँ, देनहार को और है बेजत जो दीन रैन, लोग बरम हम पे धरे याके नीचे नैन। ये लिखा हुआ है हमारे अब्दुल रहीम खान जी ने लिखा हुआ। ये प्रसिद्ध पंक्ति उनकी है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सेवा जो हो रही है वो आपको एक नई पंख दे रही है। क्या दे रही है? एक नई पंख दे रही है आपको, अंदर से आपका आत्मविश्वास बढ़ा रही है और आपके उज्जवल भविष्य लेके आनंद आश्रम आपके अंदर हृदय में आनंद बहाने का काम कर रहा है। तो आनंद आश्रम की ये महान कार्य को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी वंदन करता हूँ। युवा देवो भव के बारे में मैं कभी, बहुत बड़ा लेक्चर है मेरा युवा देवो भव, बम्बई दिल्ली बहुत सारे युवाओं ने सुना है। जब भी सुना है वो माँ बाप और युवा कहते हमने ये कभी नहीं सुना, लेकिन कभी और करेंगे। अंत में इतना कहूँगा कि आज आनंद आश्रम ने इतना सुंदर, इतना प्यारा और इतना प्रेम से ये सारे महानुभावों के साथ और आप सबके साथ मिलने का एक अवसर दिया। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय करके वंदे मातरम। लेकिन अंत में मैं हर जगह पे एक गाना गाता हूँ जो मेरा जीवन का बहुत प्यारा है। आप भी गाएंगे और मेरे साथ स्वस्थ रहने के लिए 2 मिनट, हम 2-3 घंटे से, क्योंकि मैं गुजरात स्टेट का मेंटर एंड एडवाइज़र हूँ, गुजरात स्टेट योग बोर्ड का, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके